हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हमने आपको कहा था कि हम जल्दी जो है अपना परीक्षा वाणी की सीरीज़ लेके आएंगे। तो आज से मैं परीक्षा वाणी सीरीज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, परीक्षा वाणी के जो सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि परीक्षा वाणी से लगभग अगर किसी भी एग्ज़ाम में माना जाएगा 40 नंबर का उत्तराखंड है, तो 40 में से कम ये मान के चले कि लगभग 30 नंबर जो है आपके परीक्षा वाणी से आने हैं। ठीक है, तो परीक्षा वाणी मस्ट है। अब इस परीक्षा वाणी को करंट के मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए, जो अन्य बुक्स हैं उनसे कैसे जोड़ा जाए, कैसे रिलेट किया जाए, तो वो बहुत एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है, आप अलग अलग किताब ना पढ़ें। तो जैसे जैसे हम परीक्षा वाणी पढ़ते जाएंगे, परीक्षा वाणी के साथ साथ हम जो और बुक्स हैं उनको साथ साथ कंडक्ट करते जाएंगे इसमें। ठीक है ना, जैसे भी है मैं लिखाता जाऊँगा बस। अब ये मान लीजिए कि जो हमारा पुलिस का पेपर होगा, जो पटवारी का पेपर होगा, उसके लिए रामबाण होगा आपका टॉपिक। परीक्षा वाणी जो सीरीज़ होगी वो आपके लिए रामबाण होगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा आप लोग। उम्मीद देखिए, पढ़ने का फ़ायदा तब है जब आप इसे बिल्कुल मेहनत से पढ़ेंगे सर। ठीक है ना, सिर्फ वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक्स के देना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मुद्दा है कि सर आप तक ये टॉपिक पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए आज आपके सामने जो है चैप्टर नंबर 2 लेके आऊँ। ठीक है, जिसके आपको पता है कि परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो वन लाइनर से है, वो भी कराऊंगा साथ साथ, लेकिन हर चैप्टर के बाद वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, वो चीज़ ज़रूरी रहेगी इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, चैप्टर नंबर 2 है आपके पास कि उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा। तो उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा जो है वो आपके पास चैप्टर है। अब देखिए, हमें क्या करना है सर, हर एक पॉइंट को इसमें डिस्कस कर देना है। ठीक है ना, हर पॉइंट को डिस्कस करना है, इसमें क्या है क्या नहीं दिया गया है, जो भी दिया है 1 बाय 1 वर्ड को पढ़ना है सर आपको। ठीक है ना, 1 बाय 1 वर्ड को। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले मैं 1 बाय 1 लाइन को पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ इसको करंट के मुद्दों से या और जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो मैं जोड़ता जाऊंगा इसमें। ठीक है ना, बस आपको समझना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 13 हिमालय राज्य हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काट कर कब 9 नवंबर सन 2000 को, कब को 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के, किसके, भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य, कौन से राज्य, 27वें, और हिमालय राज्यों के 11वें नंबर के। ठीक है ना, 27वें राज्य और हिमालय राज्यों में कौन से नंबर पे सर, 11वें राज्य में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। और 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी सन 2007 को, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो 13 हिमालयी जिले थे उनको काट के, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के कौन से 27वें राज्य के रूप में और हिमालय राज्यों के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन किया गया। और 1 जनवरी सन 2007 से इसका नाम जो है वो उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, देखिए गठन के उपरांत सन 2001। ठीक है ना, अब थोड़ा सा यहाँ से हम देख लेते हैं कि चेंज क्या करना है। ठीक है ना, इसमें ऐड क्या करना है सर। देखिए, आपको दिया है सर 2001। अगर आपको पूरा करना है तो सर देखिए, इसका जो पूरा डेट था वो था आपका अप्रैल 2001। तो अप्रैल 2001 में क्या हुआ था कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन चिन्ह प्रतियों का निर्धारण किया गया था उनको हमने क्या मान लिया सर, राज्य चिन्ह में मान लिया इस पर। ठीक है ना, तो जी ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले बात आता है कि राज्य चिन्ह की बात। देखिए, राज्य चिन्ह जो हमारा है वो आपको पता होगा कि इस आकार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो 3 पर्वत की चोटियाँ आपको मिल जाएगी और गंगा की जो 4 जलधाराएं जो है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, देखिए गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ, कितनी पर्वत चोटियाँ है सर आपकी, 3 पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, उसके गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि गंगा की जो 4 लहरें हैं बेसिकली वो उनका नाम क्या है सर जलधाराओं का, देखिए पहली जो है, जो पहली है वो गंगा है। ठीक है, दूसरी जो है वो यमुना है।
तीसरी जो है वो रामगंगा है, ठीक है ना। और अगर चौथी जलधारा आप देखें तो वो काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी है, ठीक है। तो 4 जलधाराएं जो है वो बेसिकली हमारे पास होती हैं सर, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो 4 जलधाराएं हैं उन 4 जलधाराओं का नाम क्या है। पहली गंगा है, दूसरी यमुना है, तीसरी रामगंगा है और चौथी जो है वो काली नदी की जलधाराएं आपको देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है ना। और बीच में चोटी पर एक दोनों ऊंचा है और उसके मध्य में अशोक की लाट, ठीक है ना सर। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो अशोक की लाट है, ठीक है, अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद है। किससे? मुंडकोपनिषद। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो मुंडकोपनिषद है ये बेसिकली किसका उपनिषद है। तो ध्यान रखिएगा जो मुंडकोपनिषद है ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है ना। क्या? अथर्ववेद का उपनिषद होता है मुंडकोपनिषद। आई बात समझ में? उसमें नीचे क्या लिखा है सर? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगर आप ये पूछा जाए कि मुंडकोपनिषद जो है वो किसका उपनिषद है तो ध्यान रखिएगा ये अथर्ववेद का उपनिषद माना जाता है। अब इसमें 2-4 बातें जो है वो और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या आपको बातें इसमें याद रखनी है। देखिए अगर इसमें देखा जाए कि रंग, तो रंग जो है बेसिकली इसमें 3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कितने रंग देखने को मिलेंगे आपको? 3 रंग देखने को मिलेंगे, जिसमें जो नीला है, पहला जो आपको रंग दिखाई देगा वो नीला दिखाई देगा। दूसरा जो है इसमें आपको सफ़ेद दिखाई देगा और तीसरा जो हो गया वो इसमें लाल रंग दिखाई देगा, ठीक है। तो जो नीला रंग होगा वो उसके अंदर पवित्रता या शुद्धता का प्रतीक होगा। शुद्धता प्लस पवित्रता इसका प्रतीक होगा। अब अगर सफ़ेद देखा जाए तो लोगों की जो शांति प्रिय प्रकृति है, जो लोगों की शांति प्रिय प्रकृति है उसको प्रदर्शित करता है। और जो लाल रंग होता है वो हमारे जो शहीद हुए हैं, जो उत्तराखंड बनाने में शहीदों के, देखा जाए शहीदों के रक्त को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, कि जो रंग है बेसिकली वो 3 रंग है। तो नीला है, एक आपको सफ़ेद दिखाई देगा, एक इसमें लाल दिखाई देगा, ठीक है। तो जो सफ़ेद होगा वो शुद्धता का प्रतीक होगा, सफ़ेद शांति प्रिय प्रकृति का, और लाल जो होगा वो शहीदों की प्रकृति को दिखाएगा, ठीक है। अगर आपसे एक चीज़ इसमें पूछ लिया जाए कि इसका आकार कैसा है, आकार कैसा होगा, तो या तो आप देखेंगे सम चतुर्भुजाकार, या फिर आप देंगे इसमें हीरे के आकार का। कौन सा? हीरे के आकार का। किसका? हीरे के आकार का दिखाई देगा इसमें, ठीक है ना। चलिए अब उसमें देख लीजिएगा कि स्वीकृत मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। उसके बाद जो सत्यमेव जयते है, क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है यहाँ से, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 शब्द को। चलिए देखिए अब राज्य पुष्प की बात करते हैं। किसकी? राज्य पुष्प की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ऊंचाई याद रखें सर, 4800 से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पे ये आपको
पुष्प मिलता है, ठीक है ना। और कौन सा पुष्प है सर? ब्रह्म कमल। तो पुष्प का नाम क्या है सर आपका? ब्रह्म कमल जो है वो उत्तराखंड सरकार का राज्य पुष्प जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। अब एक बात और इसमें कि यह कौन से कुल का पौधा है, तो ध्यान रखिएगा सर ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम आपको दिखाई देगा वो है सोसूरिया अबवेलेटा। तो सोसूरिया अबवेलेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कुल जो है 24 और पूरे विश्व में लगभग 210 प्रजातियां जो है पाई जाती है। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे क्या, कि जो फेन कमल है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाला पुष्प है फेन कमल, उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है सोसूरिया, ठीक है, ग्रामिनिफोलिया। तो ये इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसिया और सोसूरिया ग्रासोफिरेरा यानी कि कस्तूरी कमल, कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरी कमल के पुष्प जो है बेसिकली कैसे रंग के होते हैं सर? बैंगनी कलर के पाए जाते हैं सर। आई बात समझ में? उसके बाद थोड़ा सा इसको ढंग से देख लीजिए क्या कहना चाहता है सर, ठीक है ना। देखिए पढ़ हम परीक्षा वाणी रहे सर, मैं बाहर से कुछ नहीं पढ़ा हूँ, देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ। देखिए परीक्षा वाणी को थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है ना, परीक्षा वाणी को थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है केदार, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर में बहुत पाया जाता है। और इसे स्थानीय भाषा में क्या, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? कौलपदम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि भाई महाभारत के कौन से पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहते हैं। हो सकता है कि सभा पर्व दे ले, ठीक है, खांडव वन दे ले, वन पर्व दे दे, ठीक है, कुरु पर्व दे ले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर क्या बनेगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा वो वन पर्व होगा, ठीक है। और इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करके प्रसाद में बांटा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन और सुन लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि, चलो खैर बाद में बताऊंगा, पहले इस टॉपिक को पूरा कर देता हूँ फिर बाद में बताऊंगा एक साथ सारे क्वेश्चन। देखिए पौधे की जो ऊंचाई है वो लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई की होती है, ठीक है। और खिलने का जो समय है इसका सर वो है आपका जुलाई से सितंबर के माह में, यानी कि श्रावण मास में ही इसके खिलने का समय होता है। बैंगनी रंग के पुष्प में टहनियाँ नहीं होती बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात के पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ 6-7 पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए वो सुन लीजिए बात आपको। देखिए सर इसमें आप पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, पहले पॉइंट में बना के लिख लीजिएगा क्या। देखिए जो ब्रह्म कमल है, ठीक है, हम किसी बात कर रहे हैं। चलिए एक तरीका बताता हूँ आपको, आप ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए ये हो गया ब्रह्म कमल, ठीक है ना। अब इसको हम पॉइंट वाइज डिनोट कर लेते हैं जैसे कि हमने इसमें लिखा है। देखिए पहली बात तो क्या कि इसे हिमालयी पुष्पों का, हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात याद रखें सर इसमें, ठीक है। और मैंने आपको बताया अगर आपसे देवता पूछ लिया, जो प्रमुख देवता को चुनाने वाला है, तो देवता में आ जाएगा आपका शिव। और अगर देवी पूछ लिया कि कौन सी देवी का प्रिय पुष्प है, तो ध्यान रखेगा ये नंदा देवी का प्रिय पुष्प है। कौन सा पुष्प है? नंदा देवी का प्रिय पुष्प माना जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको किस में, मैंने भी कहा कि स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं हम? कौलपदम कहते हैं। क्या कहते हैं? कौलपदम कह देते हैं। और महाभारत में सुगंधित पुष्प का ही है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा है, ठीक है ना। सोसूरिया अबवेलेटा है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है ना। ये चीज़ को याद रखें, इसमें बारे में थोड़ी सी बातें हैं इसमें, ठीक है। ब्रह्म कमल से संबंधित ये 2-4 बातें जो है वो आपको
पता होने चाहिए। देखिए ब्रह्मकमल से अब इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये नहीं कि सर इनको छोड़ के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना जी। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन देख लीजिए वन बाय वन, इसको क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कुछ आ जाएगा सर, इसको कौन सी कहाँ पे क्या बोला जाता है। देखिए अगर नेपाल देखा जाए, ठीक है, तो नेपाल में इसको टोप गोला कहते हैं सर। क्या कहते हैं इसको? टोप गोला, ठीक है। इसी के साथ आ जाएगा अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए, यानी कि HP हिमाचल प्रदेश में देखा जाए, तो इसको तो बोलते हैं दूधा फूल। क्या कहते हैं इसको? दूधा फूल कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगर कश्मीर में देखा जाए, कि जम्मू कश्मीर में देखा जाए, तो कहते हैं इसको गलगल। क्या कहते हैं इसको? गलगल कहा जाता है, ठीक है ना। हिमालय पुष्पों का सम्राट वगैरह, ये सब चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना जी। अब इसमें थोड़ी सी दो चार बातें और क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें, ठीक है जी। एक तो इसकी ऊंचाई, ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान करना, इस पौधे की जो ऊंचाई होती है लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 70 से 80 सेंटीमीटर में होती है। और ये जो ब्रह्मकमल है ये अर्धरात्रि में खिलता है सर। कब खिलता है? अर्धरात्रि में खिलता है पुष्प। आई बात समझ में? तो इसे बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम अगले बढ़ जाते हैं वन बाय वन पे इस पर, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या, कि जो राज्य पक्ष की बात चल रही है सर इसमें, ठीक है ना। किसकी बात चल रही है? राज्य पक्षी की बात चल रही है, ठीक है ना। कौन सी बात चल रही है? राज्य पक्षी की बात चल रही है। और राज्य पक्षी आपको पता है सर क्या है, ठीक है। देखिए इसे क्या कहते हैं? देखिए इसे हिमालय का मयूर कहते हैं, ये बात जरूर। और जो पक्षी है सर उसका नाम है मोनाल। तो मोनाल जो है हमारा राज्य पक्षी है और लगभग 2500 से 5000 की मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। अब यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्या? देखिए मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनाल और डफिया जो है वो एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, ठीक है। थोड़ा चेंज क्या है मैं यही इस बार बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चेंज ये है कि मोनाल जो है वो मादा पक्षी है, ये बात याद रखें, और डफिया जो है एक नर पक्षी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे आप इसको। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है? आपका मोनाल ही है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम, तो लोफोफोरस इम्पीजेनस, लोफोफोरस इम्पीजेनस जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसकी लगभग 4 प्रजातियां हमारे यहाँ पे पाई जाती है। तो मुख्य प्रजाति अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रजातियां इसकी यहाँ पे मिल जाती है इसमें, ठीक है जी। देखिए स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मनियाल या मुन्नाल कहते हैं सर, ठीक है ना। पक्षी की जो पूंछ होती है वो हरी होती है और रंगीन कलिका होती है। यह अपनी पक्षी जो है घोंसला नहीं बनाती है, अपितु किसी चट्टान व पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। तो अंडे देने वाला है, ठीक है। और आलू जो है इसका सबसे प्रिय भोजन है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। और मांस खाल के लिए पक्षी होता है जिसकी दिन संख्या इसकी जो है घटती जा रही है। अब इसकी थोड़ा सा बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मोनाल के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर लेते हैं? मोनाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट्स है इसमें, ठीक है जी। अगर देखा जाए, चलो आपको अलग ही पेज पे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए भाई क्या है कि अगर मोनाल को देखा जाए, ठीक है, किसको देखा जाए? मोनाल को देखा जाए
तो मोनाल के बारे में पहला पॉइंट्स जो आपको याद करना चाहिए, ये अगर इसका परिवार पूछ ले सर आपसे कि कौन से परिवार का पक्षी है, तो याद रखिएगा सर ये फेजेंट परिवार का पक्षी है। कौन से परिवार का है? फेजेंट परिवार का पक्षी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर इसे बात देखें जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हिमालय राज्य में मिलता है, तो जम्मू कश्मीर में इसको जो है सुनाल कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सुनाल। और अगर इसी के साथ देखा जाए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं नीले गुरु। क्या कहते हैं? नीले गुरु कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर इसकी देखा जाए कि इसका प्रजनन कब होता है, प्रजनन करने का जो इसका माह होता है ये मई जून में करता है। तो मई जून में इसका प्रजनन की होती है। ठीक है। और प्रजनन क्रिया जो होती है वर्ष में 2 बार होती है। वर्ष में 2 बार इसकी प्रजनन क्रिया होती है। अगर आपसे देखा जाए कि मोनाल का संरक्षण देखा जाए, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो 1972 के तहत इसका संरक्षण किया जा रहा है। देखिए, अगर सर्वाधिक इनकी मात्रा पूछे, अगर पूछ ले कि सर्वाधिक संख्या में कहाँ होते हैं सर, तो देखिए सर्वाधिक संख्या में जो है केदार घाटी में पाए जाते हैं। किसमें? केदार घाटी में पाए जाते हैं सर। अगर आपसे पूछ लिया कि मोनाल की प्रथम बार गणना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा प्रथम बार जो गणना थी वो सन 2008 में की गई थी। इस बात को थोड़ा सा याद रखें। ठीक है। चलिए, तो ये तो बात होगी सर मोनाल पक्षी की। अब इसके बाद बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि हमारा अगला टॉपिक इसके बाद क्या है इसमें। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं सर कि हमारा जो राज्य पशु की बात करते हैं कि जो हमारा राज्य पशु है वो क्या है। तो देखिए हमारा राज्य पशु जो है 3600 से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे। और पाया जाने वाला सर क्या है? कस्तूरी मृग है। क्या है? कस्तूरी मृग को क्या बनाया गया सर? हमारा राज्य पशु बनाया गया है। ठीक है ना। केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जंगलों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर टोटल कितनी प्रजातियाँ मिलती है सर? 4 प्रजातियाँ मिलती है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक नाम मास्कस कायसोगास्टर है, और इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में? चलिए देखिए सर इसके बाद क्या पॉइंट है। पॉइंट ये है इसका रंग जो होता है सर वो भूरा होता है, काले पे 4 खुर होते हैं। ठीक है। उसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच तक होती है। ठीक है। वजन 10 से 20 kg होता है। देखिए सींग नहीं होते इसके अंदर, ध्यान रखना सींग नहीं होते। और सींग के साथ क्या होते हैं? बस बड़े 2 दांत होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और गर्भधारण अवधि लगभग 6 माह की होती है इसकी। ठीक है। और एक बार में केवल एक ही मृग को जन्म देगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो ये है, कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। ये अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। केवल नर मृग में पाया जाता है जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग में जननांग में स्थित ग्रंथि में होता है। आई बात समझ में? चलिए अब अगले पेज पे है, इस पे जो भी है लिखा हुआ उसमें। ठीक है ना। देखिए सर चलिए देखिए, नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में होता है सर। ठीक है। और इस गांठ का ऑपरेशन करके गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। और सामान्यतः एक बार में लगभग 30 से
45 ग्राम तक जो है कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है, और ये जो है 3-3 वर्ष के पश्चात पे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, देखिए इसका यूज़ जो है वो दवाई वगैरह बनाने में किया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दवाई वगैरह में ज़्यादा किया जाता है इसी वजह से कि हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी, ठीक है, बाकी से, और इसी वजह से इसका शिकार भी अधिक होता है भाई। और शिकार से बचाने के लिए 1972 से ही प्रयास इसके किए जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा याद रखें। 1972 से ही क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसमें। अब जैसे इसमें देखा जाए, यहाँ से आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 967.2 किलोमीटर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। ठीक है, और कहाँ है सर ये आपका, ये चमोली में। तो चमोली में की गई है सर इसकी स्थापना। देखिए ये एग्जाम में जरूर आता है, कभी आपको लगे सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में बहुत आते हैं सर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 77 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, और महरूड़ी जो पड़ता है सर वो पड़ता है आपका बागेश्वर में। कैसे पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है। और 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि 1982 में चमोली जिले में काचुला खर्क में, किसमें, काचुला खर्क में, तो यही जनरली क्वेश्चन पूछे थे, काचुला खर्क क्या है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। और राज्य की वन्य जीव जनगणना 2005 में की गई थी, उस समय 274 थी। अब इसके बारे में भी हम 2-4 बातें जो है वो जान लेंगे कि कस्तूरी मृग की विशेषताएं क्या है इसमें। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं पहले तो। देखिए हिमालयन मस्कट डियर वगैरह है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कस्तूरी मृग जो है, किसकी बात करें, कस्तूरी मृग की बात कर रहे हैं, तो कस्तूरी मृग का पहला पॉइंट बनेगा यहाँ से क्या, चलिए ऐसे नहीं कर लेते, ऐसे पॉइंट ही लिख लेते हैं सीधा इसको, है ना जी। जी देखिए पहली बात तो क्या है कि ये अंगुलोटा कुल का, क्या, अंगुलोटा कुल का प्लस मोशिडे परिवार, मोशिडे परिवार का सदस्य है। आई बात दिमाग में। अगर इसकी ऊंचाई आप देख लें, हाइट देख लीजिए, तो लगभग 20 इंच होती है सर इसकी। आई बात समझ में। और इसे जुगाली करने वाला मृग कहते हैं सर, क्या कहते हैं इसको, जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है इसमें। ठीक है ना। अगर इसकी एज देखी जाए कि सर इसकी औसत आयु कितनी होती है, तो औसत आयु जो है लगभग आपकी 20 वर्ष होती है। ठीक है, अगर इसका आहार देखा जाए, इसका प्रमुख आहार जो है, देखिए वो है आपका केदारपाती। क्या है, केदारपाती है। आई बात सर में। बाकी कस्तूरी तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए अगर कस्तूरी का अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए, ठीक है ना, इसका नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरो, ठीक है, पेंटाडेकेनोल। पेंटाडेकेनोल, ठीक है ना। तो ये कस्तूरी मृग जो कस्तूरी है उसका वैज्ञानिक नाम होता है इसमें। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना गया है सर। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैंने आपको जो कराया है वो सुन लीजिए, मैंने क्या क्या कराया है। देखिए तो एक तो मैंने चिन्ह करा दिया सर, ठीक है ना, चिन्ह करा दिया मैंने एक तो,
जो राज चिन्ह होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी ब्रह्म कमल पे, ब्रह्म कमल पे। फिर मैंने बात की कस्तूरी मृग पे, ठीक है ना। फिर हमने बात की मोनाल पे, बात कर ली है। अब ये 4 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखो मैं पहले ही कह रहा था, पढ़िए, आपको पढ़ने का मज़ा आ जाएगा इसमें, परीक्षा वाणी को पढ़ने का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको जो है टॉपिक से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ सर इसमें, ठीक है ना। टॉपिक से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। बस ये याद रखिए सर कि अगर आपका यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी में आपका पुलिस का किसी का पेपर है सर, यूकेपीएससी की सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है आपकी परीक्षा वाणी। ये बात आप याद रखें सर। हाँ, यूकेएसएससी जो था, मतलब है तो अभी भी, यूकेएसएससी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इतिहास में या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जिनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, किसी और का कोई मत चल रहा है। लेकिन यूकेपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है ऑथेंटिक होता है, ठीक है, प्रमाणित होते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन गलती हो गया तो हो गया, वरना ज़्यादातर पेपर में इसके कोई क्वेश्चन गलती नहीं होता। और इसी वजह से परीक्षा वाणी के अंदर जो लिखा गया है आपको वर्ड टू वर्ड डिक्टो प्लस आपके एडवांस आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ के चलना पड़ेगा इसमें। आई बात समझ में। तो ऐसे ही देखा यार, मैंने परीक्षा वाणी का पार्ट 1 स्टार्ट किया है, ठीक है ना। पार्ट 1 स्टार्ट किया, अब पार्ट 2 तब डालूंगा सर इस पर जब आपको कोई रेस्पॉन्स आएगा कि हाँ वीडियो अच्छा गया है नहीं गया है। इस पर अपने कमेंट जरूर करें सर, राय जरूर दें कैसे करना है, स्पीड तेज़ करनी है पढ़ाने की या नॉर्मल स्पीड है, ठीक है सर। देखिए स्पीड में केवल ये है कि अगर आप स्पीड तेज़ कर दोगे ना तो फिर मैं आपको हर चीज़ समझा नहीं पाऊंगा जो भी आप सीख रहे हैं सर। आई बात सर। मैं तो स्पीड तो देखिए सर नॉर्मल ही रखेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड तो रखना, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है सर, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें सर, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बस थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये चीज़ बस आपसे है इसमें, यही आपसे दुआ है, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं इसका, ठीक है। चलिए खैर, थैंक यू।